नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में बात करेंगे पिघलते गंगोत्री ग्लेशियर की और किसान द्वारा विकसित की गई नई तकनीक के बारे में। इसके अलावा चर्चा का विषय होगा कपड़ों का विज्ञान और इसका इतिहास। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इंसानी दखल से प्रभावित हुआ गंगोत्री ग्लेशियर अपनी जगह से 3 किलोमीटर पीछे हटा। 10 सालों में विकसित किया जा सकेगा सिंथेटिक मानव जीनोम, वैज्ञानिक तैयारियों में जुटे। महाराष्ट्र के किसान ने विकसित किया अनियन ट्रांसप्लांटर, एक साथ करता है 3 काम। और खोज खबर में चर्चा करेंगे फैब्रिक यानी कपड़ों की, जानेंगे क्या है इसका विज्ञान और इतिहास। और अब खबरें विस्तार से। ग्लेशियर्स पूरी धरती के लिए पानी का अहम स्रोत हैं, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का असर ग्लेशियर्स पर भी पड़ने लगा है। हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार हिमालय स्थित गंगोत्री ग्लेशियर अपने स्थान से पीछे हट गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वर्षा की कमी और बढ़ती गर्मी के कारण गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 2 सदियों में लगभग 3 किलोमीटर तक पीछे हट गया है। गंगोत्री ग्लेशियर्स के पिघलने का मुख्य कारण मानव गतिविधियों का बढ़ना माना जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ती गर्मी, देश के 10 राज्यों में सूखा, सिकुड़ती खेती की जमीन, जंगलों में बार बार आग लगना, ये है गर्मी की मार और ग्रीन हाउस इफेक्ट के असर, जिसकी तपिश पूरा देश झेल रहा है। मैदानी इलाकों में लोगों को बेशक महसूस ना हो, लेकिन हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों में भी कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरनाक हैं। हाल में द अर्थ जर्नलिज्म और द अर्थ पोल के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक टीम ने इस विषय पर शोध किया, जिसके गंभीर नतीजे सामने आए हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक गंगा नदी की जननी और विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर गंगोत्री पिछले 2 सदियों में 3 किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। जेमू ग्लेशियर 835 मीटर कम हुआ है, लेकिन उसी ड्यूरेशन में आप गंगोत्री को देखिए तो ये किलोमीटर्स में हुआ है। ठीक है जी। गंगोत्री ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स का है, 2.2 किलोमीटर्स इसी ड्यूरेशन का। तो ये अलग अलग ग्लेशियर अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन बड़े हैं इसलिए ये इनका दिखता भी ज़्यादा है। लेकिन छोटे वाले जितने ग्लेशियर्स वो काफ़ी स्टेबल हैं। मुख्य कारण यही हो सकता है कि जो हमको इफ़ेक्टिव स्नोफॉल है वो इसके पिघलने से ज़्यादा मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। इसकी वजह बताई है रुड़की के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने। सर्दियों के तापमान में बढ़ोतरी से ग्लेशियर में बर्फ का जमना कम हो रहा है, जबकि गर्मियों में तापमान में बढ़ोतरी की वजह से तुलनात्मक दृष्टि से बर्फ ज्यादा पिघल रही है। हालांकि पहली नजर में 2 सदियों में ग्लेशियर का 3 किलोमीटर पीछे खिसकना कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन शोध ये भी बताते हैं कि 1971 के बाद से ग्लेशियर के पीछे खिसकने की रफ्तार काफी तेज हुई है। फिलहाल ये हर साल औसतन 22 मीटर की रफ्तार से पीछे हट रहा है। वजह वही है, हिमालय में कम बर्फबारी, जो पिछले साल भी बेहद कम हुई है। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस ये कह रही है कि 2030 के बाद ठंडा पड़ने की जो संभावना है ऐसे ही जाने की, हो सकता है उस टाइम रिपेयर हो जाए, एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। लेकिन ये है गौमुख का, क्योंकि गंगोत्री का ये है, एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, 30 किलोमीटर में रिस्पॉन्स टाइम बहुत लंबा पड़ता है, 1500 साल भी हो सकता है। जो कि अभी 2030 में अगर हम माने कि 20 साल या 30 साल बहुत कोल्ड फेज रहता है जिसमें स्नोफॉल रहेगा, वो 20-30 साल का जो इम्पेक्ट होगा वो आपको 1000 साल के बाद मिलेगा या 1500 साल के बाद। तो ऐसा पहले भी हुआ है, ये फ्यूचर में भी होगा। लेकिन एक ही चीज़ है, हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद आइस बॉडीज़। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। नतीजा, जो गंगोत्री ग्लेशियर पहले उत्कल आकार का
या सामने की ओर से उभरा हुआ करता था, वो पहले चिपटा हुआ और अब अवतल यानी अंदर की ओर धंसा हुआ नजर आता है। गंगोत्री देश के बड़े हिस्से को मीठा पानी मुहैया कराने वाली नदियों मसलन भागीरथी की जननी है, जो आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। लिहाजा गंगोत्री और हिमालय के दूसरे ग्लेशियर का खिसकना पूरे उत्तर भारत में इंसानों के लिए खतरे का संकेत है। इतना ही नहीं, बर्फ के पिघलने से ग्लेशियर की ऊपरी सतह पर कई झीलों का निर्माण हो रहा है। मसलन कारोबारी में झील का निर्माण, जिसके टूटने से 2013 में केदारनाथ ने बाढ़ का प्रकोप झेला था। हिमालय में ग्लेशियर का खिसकना तो खतरनाक है ही, जानकारों ने यह भी चेतावनी दी है कि जिस मौसम के बदलाव का ये गंभीर नतीजा है, उसे वापस अपने मूल रूप में लौटाना लगभग नामुमकिन है। मानव जीनोम को समझते हुए आज वैज्ञानिक किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ वो मानव के विकास को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए सिंथेटिक मानव जीनोम विकसित करने की तैयारी में हैं। – 2003 में पहले मानव जीनोम की मैपिंग की खबर ने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। इस खोज के साथ वैज्ञानिक मानव डीएनए के अनुक्रम और मानव जीनोम में जीन्स की स्थिति का पता लगाने में सफल हुए थे। इस खोज ने रोगों की आणविक स्तर तक पहचान करने और उसी लिहाज से इलाज खोजने की दिशा में क्रांति ला दी थी। अब मानवीय जीनोम प्रोजेक्ट एक नए अवतार में सामने आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने कृत्रिम मानवीय जीनोम तैयार करने के प्रोजेक्ट को हाल ही में हरी झंडी दे दी है। ऐलान के पहले पिछले महीने ही हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। लंबी बहस के बाद फैसला किया गया कि कृत्रिम रूप से अगले 10 साल में मानवीय जीनोम का निर्माण किया जाएगा। अभी तक शोधकर्ता डॉक्टर क्रेग वेंटर की अगुवाई में बैक्टीरिया का कृत्रिम जीनोम तैयार करने में सफल रहे हैं। अब 25 वैज्ञानिकों ने मिलकर इंसानों का कृत्रिम जीनोम तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे नेचर पत्रिका में प्रकाशित भी किया गया है। इंसानों का कृत्रिम जीनोम सुनने में तो बेहद आसान लग रहा है, लेकिन ये विज्ञान की दुनिया में अभी तक का सबसे कठिन काम साबित होने जा रहा है, क्योंकि इंसानों के करीब 3 बिलियन डीएनए बेस को सही समझना और बिल्कुल सही ढंग से उसका क्रम तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन कृत्रिम मानवीय जीनोम तैयार करने के ऐलान ने वैज्ञानिक समुदाय को 2 गुटों में बांट दिया है। एक गुट का मानना है कि कृत्रिम जीनोम तैयार करने से इंसानों के शरीर की संरचना को बेहतर ढंग से समझने, रोगों के निदान के लिए उपचार खोजने, मानवीय जीनोम जांच की कीमत कम करने, नई तकनीकी विकसित करने के साथ नई मेडिकल सुविधाएं तैयार करने में आसानी होगी। लेकिन वैज्ञानिकों का एक समुदाय ऐसा भी है जो कृत्रिम मानवीय जीनोम को अमानवीय करार दे रहा है। इस दल का कहना है कि इससे खास स्वभाव वाले डिजाइनर बच्चे पैदा करने के चलन को बढ़ावा मिलेगा। कृत्रिम मानव जीनोम के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी फंडिंग के जरिए अगले 10 साल में $100 मिलियन इकट्ठा करने और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से सहयोग लेने की कोशिश की जाएगी। आधुनिक तकनीकों ने आज कृषि को तो आसान बना दिया है, लेकिन आज भी किसानों को फसल तैयार करने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। बात अगर प्याज की करें तो इसे तैयार करने में समय के साथ साथ मेहनत भी खूब लगती है। लेकिन एक किसान ने अपनी सूझबूझ से ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा प्याज की खेती आसानी से की जा सकती है। कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में।
भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर टिकी हुई है, जहां मुख्य रूप से गेहूं, धान, सरसों और तिलहन जैसी कई अन्य फसलें उगाई जाती हैं। वहीं बात करें प्याज की, तो चीन के बाद भारत सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, जहां सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लगभग 1/3 प्याज का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से प्याज की खेती साल में 2 बार की जाती है, लेकिन प्याज के पौधों की रोपाई करना एक मेहनत भरा काम है। इसके लिए किसानों को क्यारियां बनाने के साथ साथ अपने हाथों से एक एक पौधे को जमीन में बराबर दूरी पर लगाना होता है। प्याज की रोपाई में मेहनत के साथ साथ समय भी खूब लगता है। इसी बात पर विचार करते हुए अहमदनगर महाराष्ट्र के एक किसान पंधारीनाथ सर्जीराव मोरे के दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि उन्होंने एक नई तकनीक बना डाली। पंधारीनाथ ने अपनी सूझबूझ से एक अनियन ट्रांसप्लांटर विकसित किया है, जो एक साथ 3 काम करता है। इसको जो है 5 लेबर लगते हैं, एक दिन में 2 एकड़ लगवाता। इसको खाली जो लेबर का जो है किसान लोगों को बहुत समस्या आ रही है, इससे लेबर का जो है पूरा मनी बच जाता है और लेबर का भी काम बोले तो आसान हो जाता है। जैसे कि लेबर बैठ के जो दोनों पैर पे बैठ के उनका घुटना, पेट, कमर जो उनको जो तकलीफ होती है, इससे मशीन से बैठ के उनको खाली पौधा छोड़ने का रहता, इसलिए मशीन से बहुत काम आसान हो गया। तो बहुत लोग उसको बेहतर अच्छा मानते हैं क्या अनियन ट्रांसप्लांटर ये अच्छे तरह से चलता है। तो इनको हमने बाहर देशों में भी एक्सपोर्ट किया है, साउथ अफ्रीका में किया था, उसके बाद अभी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी इस साइड भी बहुत चल रहा है। ये अनियन ट्रांसप्लांटर ट्रैक्टर से चलाई जाने वाली सेमी स्वचालित यूनिट है, जिसमें जमीन जोतने के लिए फ्रेम, फर्टिलाइजर बॉक्स, खाद को जमीन तक पहुंचाने वाली ट्यूब, पौधों को रखने के लिए ट्रे, क्यारियां बनाने के लिए हल और पौधों के वितरण के अलावा 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस तकनीक में जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है, क्यारियां भी बनती जाती हैं। साथ ही में मशीन पर बैठे 4 लोग पौधों को क्यारियों में डालते जाते हैं, जिनकी रोपाई होती रहती है, जबकि खाद का वितरण भी ट्यूब द्वारा साथ में ही चलता रहता है। हाथों की अपेक्षा इस तकनीक की मदद से 8 घंटे में लगभग 1 हेक्टेयर भूमि में प्याज की रोपाई की जा सकती है। इस अनियन ट्रांसप्लांटर को 18,000 रुपए की लागत से बनाया गया है, जबकि फर्टिलाइजर ड्रिल के साथ इसकी कीमत 30,000 रुपए हो जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसान समय की बचत तो कर ही रहे हैं, साथ ही बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया की वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। भारत ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने की दिशा में पहली बाधा दूर कर ली है। अमेरिकी नेताओं ने मान लिया है कि वो इस ग्रुप में शामिल होने के भारत के दावे को समर्थन देंगे। खबरों के मुताबिक भारत ने इस एलीट ग्रुप में शामिल होने की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं और ग्रुप के दूसरे सदस्यों को भी भारत के नाम पर ऐतराज नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी भारत को समर्थन देने की बात कही है। Membership and the president's very strongly supportive of India's accession into all the 4 export control regimes, including NSG. We're going to work really hard on that. परमाणु तकनीकी के व्यापार के लिए 48 देशों के समूह NSG का गठन 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के जवाब में किया गया था। हालांकि इस समूह के सदस्य चीन ने पाकिस्तान को भी ग्रुप में शामिल करने की शर्त रखते हुए भारत के दावे पर ऐतराज जताया है।
भारत ने अमेरिका की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें प्रदूषण की वजह से भारतीयों की उम्र 6 साल कम होने की बात कही गई थी। ये रिपोर्ट अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की पत्रिका जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में छपी थी। Study is not done on sampling, not done on ground study. It is not based on long-term observations. So this is completely unnecessary. Defames India. अमेरिका का भूविज्ञान विभाग भी इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में आधे भारत में हैं। देश में मॉनसून की भविष्यवाणी करने की तकनीकी हाईटेक होने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने अगले साल से मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए $60 मिलियन की लागत से नया सुपर कंप्यूटर खरीदने की योजना बनाई है। We'll be running a model at literally 10 to 12 kilometer resolution. So we'll be able to generate forecast at every 10 to 12 kilometer forecast for next 3 to 4 days. So that's what we have planned. For that, still our present computer may not be enough. So we need to multiply by about 10 times. So we are going to have another machine computer, a very large scale computer with 10 times, which is 10 times faster than the present computer. ये सुपर कंप्यूटर मौजूदा तकनीकी को उन्नत बनाएगा। मॉनसून की सटीक जानकारी से कृषि पैदावार में 15% बढ़ोतरी की उम्मीद है। सिडनी में शोधकर्ताओं की एक टीम ने मकड़ियों की 7 नई प्रजातियां खोज निकाली हैं। इस बाबत पोखामिया पत्रिका में छपी रिपोर्ट के बाद दुनिया भर में मकड़ियों की कुल 48 प्रजातियां हो गई हैं। मकड़ियों की नई प्रजातियां छोटी और बहुरंगी हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। हर प्रजाति के 8 पैर हैं, चेहरे के सामने के हिस्से में आंखें हैं और शरीर फर से भरा हुआ है। इनमें एक प्रजाति का रंग भूरा और सफेद और नकल करने में माहिर है, जबकि दूसरी प्रजाति की मकड़ियों का रंग चमकदार है। कपड़ा, जो रोटी और मकान के साथ साथ हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। कॉटन, सिल्क, शिफॉन और नायलॉन के अलावा भी कपड़ों के कई प्रकार हैं जिन्हें हम मन मुताबिक पहनते हैं। इसके अलावा गर्मियों में हम हल्के तो सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कपड़ों का मुख्य स्रोत क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे कपड़ों की उत्पत्ति और इसके विज्ञान के बारे में। पारंपरिक रूप से कपड़ों को मौसम की मार से बचने के उपाय के रूप में देखा जाता है, मसलन गर्मी, हवा, बारिश आदि। लेकिन आज की तारीख में इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं करेगा कि कपड़े पहनने के हमारे तौर तरीके हमारे व्यक्तित्व का भी अक्स बनते हैं। वैसे भी सुंदर और स्मार्ट दिखना कौन नहीं चाहता। ऊनी कपड़ों की गर्मी हो या सूती हवादार, सिल्क की चिकनाई हो या फिर रेयॉन की चमक, कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। जानकारों का मानना है कि कपड़ा इंसान के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है, जो खेती की शुरुआत और सभ्यता के विकास के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा दक्षिण पूर्वी अर्मेनिया में पाया गया एक रीड स्कर्ट है, जो 5900 साल पुराना है। पुराने समय में इंसान कपड़ों के रूप में इस्तेमाल के लिए प्राकृतिक रूप से मिलने वाले फाइबर का इस्तेमाल करता था। इनमें से कुछ फाइबर आज भी प्रचलित हैं, जो पेड़ों से या जानवरों से पाए जाते हैं। लेकिन फैब्रिक का राजा माना जाता है सूती कपड़ों को। कॉटन के नाम से मशहूर सूत के धागे कॉटन पौधों के बीज से हासिल होते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे गॉसिपियम कहते हैं। कॉटन मुख्य रूप से सेल्यूलोज से तैयार होते हैं, जो पौधों की कोशिकाओं की दीवार तैयार करता है। दूसरा मशहूर धागा है ऊन, जिसे भेड़ और दूसरे जानवरों के बाल से तैयार किया जाता है, मसलन लामा, विकुनस, घोड़े, ऊंट आदि।
ऊन एक खास किस्म के फाइबर युक्त प्रोटीन से तैयार होता है जिसे केराटिन कहते हैं और जो काफी हद तक हमारे बालों में भी पाया जाता है। लिनम नाम के पौधे के तने से तैयार किया जाता है। कॉटन की तरह लिनन में भी सेल्यूलोस होता है, लेकिन इसकी बनावट क्रिस्टल की तरह होती है जो इसे मजबूती प्रदान करती है। युवाओं में सबसे लोकप्रिय है डेनिम। ये भी एक तरह का कॉटन है जिसकी बुनावट कॉटन के दूसरे कपड़ों से अलग होती है। इसी तरह जूट कोकोरस नाम पौधे के तने में मिलने वाले फाइबर से तैयार किया जाता है। कपड़ों की बात हो तो भला कोई सिल्क को कैसे भूल सकता है। माना जाता है कि सिल्क की शुरुआत चीन में हुई थी। इसे सिल्क वर्म बोम्बिक्स मोरी के कोकून को गर्म कर तैयार किया जाता है। सिल्क फायरोइन नाम के प्रोटीन से तैयार किया होता है। रेशम को तंतु कोश में रहने वाले एक प्रकार के कीड़े तैयार करते हैं। ये कीड़े तितली की प्रजाति के होते हैं। कोश के भीतर ही ये कीड़े तंतु निकालते हैं जिसे रेशम कहते हैं। कोश के भीतर रहने की अवधि जब पूरी हो जाती है तब कीड़े रेशम को काटते हुए निकलकर उड़ जाते हैं। इसे कीड़े पालने वाले निकलने के पहले ही कोयों को गर्म पानी में डालकर कीड़ों को मार देते हैं और तब ऊपर का रेशम निकालते हैं। दिलचस्प बात है कि शिफॉन और जॉर्जेट मूल रूप से सिल्क के रेशों से ही तैयार होते हैं, जिन्हें अब कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है। ये तो हैं कुछ ऐसे फैब्रिक जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया जाता है, लेकिन अब बाजार में कृत्रिम रूप से तैयार कपड़ों की भी भरमार है। कृत्रिम फाइबर तैयार करने में तरल रसायन को स्पिनरेट्स नाम के छिद्रों में डाला जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर पतले धागे का रूप अख्तियार कर लेते हैं। इन धागों को बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है। पॉलिएस्टर को टेरेफ्थिलिक एसिड और मोनोथिलीन ग्लाइकोन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है, जबकि ऊन की तरह दिखने वाला एक्रिलिक पॉलीक्रिलोनाइट्राइल नाम के पॉलीमर से तैयार होता है। पॉलिएस्टर मुलायम और मजबूत होता है, जिसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। अक्सर इसे प्राकृतिक रूप से निकाले गए फाइबर के साथ मिलाकर बुना किया जाता है। ऐसे कपड़ों की मिलीजुली विशेषताएं होती हैं। लोकप्रिय नायलॉन एलिफैटिक या सेमी एरोमेटिक पॉलीमाइड से तैयार किया जाता है, जिसे कच्चे पेट्रोलियम से निकाला जाता है। गीला नायलॉन अपेक्षाकृत जल्द सूखता है और साफ करने में आसान होता है। स्पैंडेक्स या लाइक्रा भी एक कृत्रिम फाइबर है, जिसकी खासियत इसकी प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी है। इसे पॉलिएस्टर पॉलीयूरेथेन कोपॉलीमर से तैयार किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि स्पैंडेक्स का मतलब फैलने के विपरीत है। ये थे कुछ प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर के उदाहरण, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाते हैं। लेकिन फैब्रिक उद्योग हर रोज विकसित हो रहा है और नई खासियत वाले कृत्रिम फैब्रिक्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।